आज का विषय जी कि आपका जाना पहचाना है जी और ये बताएं, आपने भी देखा है, हम भी सारा जो जितना भी बातचीत हो रही है, जो चर्चा हो रही, जो विमर्श हो रहा है, चीन जी का जो ये पीछे हटना है, जो रिट्रीट है, जो विड्रॉल है, जी उसके बारे में आपको लगता है कि चीन ने एक बहुत बड़ा झटका लिया है अपने ऊपर? एक तरह से कह सकते हैं कि उनकी ये पराजय है, क्या ऐसा कहा जा सकता है? बिल्कुल सर, ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है इसमें, जो मैं बताना चाहूंगा अगर आपकी अनुमति हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि चीन करने कुछ और आया था। अ, अगर हम टैक्टिकली भी देखें जिस तरीके से चाइनीज आर्मी ने मूव करा, तो मैं आसान शब्दों में समझाता हूँ, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो भी समझ लें कि जब भी आप लड़ने के लिए आते हैं तो खास बंदोबस्त के साथ लड़ने के लिए आते हैं, अपने आप को बचाते हुए आप लड़ने के लिए आते हैं। चीन जब आया था वहां पे तो खुले में आया था सर, यानी कि उसके सिपाही जो थे वो टेंट में रह रहे थे, ट्रेंचेस में नहीं थे, वो बंकर में नहीं थे, नॉर्मल टेंट्स में थे। और उनकी जो आर्मर्ड व्हीकल्स थी, आर्मर्ड कॉलम्स थे, वो भी खुले में थे। ऐसा कहीं नहीं होता। अगर कोई लड़ने की मंशा से आता है तो आर्टिलरी से बचता है, और आपके जो लॉन्ग रेंज के रॉकेट्स होते हैं उनसे बचता है, और एक एक खास तरीका होता है। तो वो पहले ही समय हमें ये पता लग गया था कि ये जिसको कहते हैं कोअर्सिव मिलिट्री डिप्लोमेसी, ये करने के लिए चाइना आए थे कि थोड़ा सा इंडिया को आंखें दिखाएंगे, हम थोड़ा सा भारत को डराएंगे, थोड़ा सा पुश करेंगे, और हमारा हवा इतना है, चीन का हवा इतना है कि भारत डर जाएगा और इंडियन आर्मी बेचारी फिर हाथ पर जोड़ के पीछे चली जाएगी। अब ये हुआ नहीं सर वहां पे। तो पहले तो चाइना को बड़ा सरप्राइज हुआ कि ऐसा हुआ क्यों नहीं, क्योंकि चाइना एक्सपेक्ट कर रहा था कि चाइना आया और सब लोग भाग जाएंगे। अब हुआ कुछ नहीं। सो व्हाट दे सेड वाज दैट दे एट अ सेकंड लेवल, जो चाइना ने कोशिश करी, छेड़ने की कोशिश करी पीपी 14 पे सर, पेट्रोलिंग पॉइंट 14 में, जो कि गलवान की लड़ाई अब कहा जाता है आमतौर पर, गलवान रिज पे जो हुआ था मामला। वहां पे भी चाइना को बहुत ज्यादा मात खानी पड़ी। हम लोगों ने करीब 40 से 45 क्लेम करे थे चाइनीज डेड। अमेरिकन इंटेलिजेंस ने 35 रखा है, और टास जो रशियन न्यूज सर्विस है उसने बोला है कि 45 तकरीबन। हमारे आसपास ही रशियंस ने भी बोला कि इतने चाइनीज मरे। अब चाइनीज ने 9 महीने तो छुपा के रखा सर, कि मतलब कुछ नहीं हुआ है, 8 महीने छुपा के रखा कि कुछ तो हुआ ही नहीं है यहाँ पे, हमारे कोई भी नहीं मरे। अब धीरे से उन्होंने 4-5 की बात करी, अब 4 हमारे चलेगा, अब धीरे धीरे और भी नाम निकलेंगे। तो बात यह है कि 2 कारणों से या 3 कारणों से चाइना पीछे जो हटा है। पहला कारण यह है कि इंडिया की जबरदस्त रिस्पॉन्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे बाय द आर्मी एंड द एयरफोर्स, जो कि जबरदस्त रिस्पॉन्स है। सेकेंडली, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स, ये हमें नहीं भूलना चाहिए सर, क्योंकि हम फौज को देखते हैं भूल जाते हैं कि पीछे गवर्नमेंट खड़ी है। गवर्नमेंट का एक जबरदस्त रिस्पॉन्स था, गवर्नमेंट ने एक स्टैंड लिया और स्टैंड के पीछे गवर्नमेंट हटी नहीं। और तीसरी बड़ी बात, जो लोग शायद ना जाने सर, विंटर। हमारा सबसे बड़ा जनरल जो है सर लद्दाख में, उसका नाम जनरल विंटर है। तो उस जनरल विंटर के सामने सर, बड़े, ये रशिया भी कहता था सर एक जमाने में, जब नेपोलियन आया था रशिया पे चढ़ाई करने के लिए, तो रशियंस ने बोला हमारा सबसे बड़ा जनरल, उसका नाम जनरल विंटर है। और फिर जब हिटलर आया था सेकंड वर्ल्ड वॉर में स्टालिनग्राड से लड़ने के लिए, तब रशियंस ने बोला कि तुम जब जनरल विंटर से मिलोगे तब तुम घुटने टेक दोगे। लद्दाख पे यही हुआ, क्योंकि इनका जो डिप्लॉयमेंट है, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है सर, चाइनीज आर्मी का पीएलए का, ये है टिबेटन प्लेन्स में, शिंगजियांग में मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है। और इनकी जो आर्मी है ये मोस्टली अब मैकेनाइज हो चुकी है, यानी कि पैदल सेना का इतना काम नहीं है, हाईली एडवांस हो चुकी है। लेकिन जब आप 16,000 पे जाएंगे, गलवान पे जाएंगे सर, इन पहाड़ियों पे जाएंगे जहां पे -40 -50 डिग्रीज है, तो वहां पे सैटेलाइट काम नहीं आएगा, वहां पे टेक्नोलॉजी काम नहीं आएगी। वहां पे जिसको फौज में कहते हैं साहब घुटने का ग्रीस। इट इज, जो हाई अल्टीट्यूड की लड़ाई है, इट इज अ वॉर ऑफ लॉजिस्टिक्स। नंबर 1, पहली चीज लॉजिस्टिक्स, आपका राशन, आपकी रसद, आपकी सामग्री, आपका एम्युनिशन ठीक टाइम पे, केरोसिन सबसे बड़ी बात, पेट्रोल सबसे बड़ी बात, डीजल सबसे बड़ी बात, ये आपका पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। दूसरी चीज, आपका मनोबल कितना जबरदस्त है। जिसने ये 2 चीजें जीत ली उसने हाई एल्टीट्यूड की लड़ाई जीत ली। चाइना दोनों में फेल हो गया, दोनों में फेल हो गया सर। इसीलिए अचानक एक दिन खबर आई कि पीछे भाग, और ये डिसंगेज नहीं करा, ये एक्चुअली भागे भांडा बर्तन लेके पीछे। आप देखिए, अचानक बंकर अपने जो भी शैबली उन्होंने बनाए थे तोड़ ताड़ के पीछे बर्तन बर्तन लेके भागे हैं पीछे बहुत जोर से। तो बहुत झटका लगा है चाइना को। हाँ, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बस उतावली में बस तैयार ही बैठे थे, सिग्नल मिला और बड़ी तेजी से भागे। जी और ये एक हमारे जो जो मैं सारा जो स्ट्रेटेजिक नैरेटिव्स पढ़ते रहता हूँ, और जो जी हमारा स्ट्रेटेजिक डिस्कोर्स है, उसने एक जी हवा बना रखा था सुन जू डॉक्ट्रिन का,
साहब चाइना तो सुन त्सू डॉक्ट्रिन पे चलता है, वो सुन त्सू डॉक्ट्रिन ऐसा है जो बिल्कुल अभेद्य है, उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। तो इस बार तो मुझे लगता है कि ये सुन त्सू डॉक्ट्रिन की भी ऐसी तैसी हो गई दिखती है। हमारे जवानों ने ये लद्दाख की पहाड़ियों में सुन त्सू डॉक्ट्रिन का ऐसा कीमा बनाया है कि अब पूरे विश्व के लिए एक नया नैरेटिव तैयार हो गया है सुन त्सू डॉक्ट्रिन का, एक चीर फाड़ी या सर्जरी करने के लिए। बिल्कुल सर ऐसा है कि ये जो सुन त्सू डॉक्ट्रिन है, ये तो हमने भी आर्मी में बड़ा पढ़ा था, इसके ऊपर बुक रिव्यूज हमसे लिखवाते थे। ये चाइनीज थोड़े से इंस्क्रूटेबल है ना, पता नहीं लगता चाइनीज क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, तो एक हवा बन गया, जैसे मैंने पहले बोला था इनके बारे में। और ये चीज अब जो पुरानी चीज है उसका हो ही जाता है। 2500 साल पहले सुन त्सू ने किताब लिखी थी आर्ट ऑफ वॉर, और वो जैसे जैसे किताबें पुरानी होती हैं वैसे अचार जैसी होती है सर। अचार जितना पुराना होता है उतना टेस्टी लगता है, वही चीज है इसका। सुन त्सू चला आ रहा है, वो अचार जैसा है सर, वो अच्छा चला आ रहा है कि 3 साल से पक रहा है अचार, तो बहुत ही बढ़िया आम का वो सर। देखिए हाई ऑल्टीट्यूड की जो लड़ाई है, नो डाउट कि उसके कुछ स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट्स बड़े साउंड हैं और दुनिया पढ़ती है सुन त्सू को सर, कोई नई बात नहीं है। लेकिन उसके जो स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो चाइना ने कितने ग्राउंड पे अप्लाई करे, कितना चाइना समझा, कितने ओवर कॉन्फिडेंस में चाइना आया, कितने ओवर कॉन्फिडेंस में। एक चाइना कह रहा है कि हम इतना 10 ट्रिलियन 9 ट्रिलियन डॉलर, पता नहीं कितने ट्रिलियन डॉलर की उनकी इकोनॉमी है, मुझे नहीं पता सर, इतना है, बड़े हैं, ये फौज है, चाइना है ना, एक बात है चाइना की। तो वो एक्चुअली चाइना ने सोचा कि ये सब करके हो जाएगा काम, और यहां पे हुआ नहीं। और एक और चीज जो मैं आपको बता दूं, जो काफी डिस्कशन भी हुआ है मीडिया में, अपने दर्शकों को बताता चलूं सर, कि चाइनीज आर्मी इज लार्जली 40% उनकी कॉन्स्क्रिप्ट आर्मी है। यानी कि लोग आते हैं 3-4 साल के लिए नौकरी करते हैं, बेचारे चले जाते हैं, उनको कुछ वेटरन बेनिफिट पॉइंट्स मिलते हैं, तो जिसको ग्रेजुएशन करना है ग्रेजुएशन, वो इस 3-4 साल में इतने प्रॉब्लम में नहीं पढ़ना चाहते कि और बड़े मतलब, और लाडले हैं माँ के, इकलौते बेटे हैं वहां पे सबके सब जो भी फौज में आ रहे हैं, दे आर सिंगल चाइल्ड फैमिली। अभी तो चेंज हुआ है सर 2 साल पहले, वरना चाइना में तो सिंगल चाइल्ड था, तो वो लिटिल एम्परर्स बोलते थे उनको, बिगड़े हैं। अब जैसे घर में इकलौता बेटा होता है, उनको बच्चा ही नहीं है, एक ही बेटा, तो सारा लाड प्यार उसी को डाल दिया ग्रैंड पेरेंट्स का। अब कोई भी नहीं चाहता कि इकलौता बेटा है फौज जाके भाई वहां पे इंडियन आर्मी के पुराने जो कि सियाचिन करके आ रहा है सर। मैंने बात करी थी, मेरी यूनिट वहीं पे एक जगह तांगसे, तो जो पूरा पेंगोंगसो लेक है वो मेरी यूनिट है सर, 17 कुमाऊं वहां पे। मैं गया हूं जी, तो वो तांगसे मेरी यूनिट अभी तांगसे में सर, तो तांगसे का पूरा एक्शन मेरी यूनिट ने करा। अब मैं आपको बताता हूँ, बड़ी बड़ी फनी चीज हुई वहां पे। ये जब चाइनीज वहां पे आए सर, तो तांगसे में, तो इनको वो लोग मिले वहां पे ईस्ट लद्दाख में, नॉट जस्ट तांगसे, ईस्ट लद्दाख में। तो चाइनीज ने बोला कि ये तो बड़ी खतरनाक पहाड़ियां हैं यार, 14, 15, 16 हजार, ये तो बड़ी खतरनाक है। इंडियन आर्मी वाले आराम से घूम रहे थे। पूछे ये क्यों आराम से घूम रहे हैं? कह रहा साहब ये सियाचिन से आए, 21,000 से आया है ये 21,000 फुट से आया है साहब, उसके लिए 14-15 हजार, इसको he's having a picnic, उसे मजे आ रहे हैं यहाँ पे, उसके लिए आसान है। तो हमारी फौज सर 1984 13 अप्रैल 1994 से हमारी फोर्स सियाचिन ग्लेशियर पे, 84 से, हाँ 84 से सर। 13 अप्रैल बैसाखी का दिन था, जब हमने एक यंग कैप्टन संजय कुलकर्णी थे, जो लेफ्टिनेंट जनरल बनकर रिटायर हुए, मेरी रेजिमेंट के थे, उन्होंने सियाचिन ग्लेशियर पे तिरंगा गाड़ दिया था। आपकी रेजिमेंट कौन सी है बाय द वे? सर मैं कुमाऊं का हूं, कुमाऊं रेजिमेंट का सर, मेरी पलटन 17 कुमाऊं सर जी। ग्रेट। तो वो 4 कुमाऊं के थे, 4 कुमाऊं ने झंडा गाड़ दिया वहां पे। तो इसीलिए ये बात हो गई कि ये लोग इतना हाई एल्टीट्यूड का एक्सपीरियंस है इंडियन आर्मी को, क्योंकि परमानेंटली डिप्लॉयड है। ये चाइनीज तो पीछे से आए, तो इनकी हवा गायब हो गई देख के कि यहाँ पे होता क्या है। सांस नहीं ले, आपको पता ही, आप जा चुके हैं वहां पे, सांस नहीं आती, चक्कर आते हैं, वॉमिटिंग आती है, फीवर हो जाता है, भूख नहीं लगती। और सर्दियों में तो बहुत ही हाल खराब होता है वहां पे, -40 -50 डिग्रीज, इंसान का जीना मुश्किल है, दूभर है वहां पे। तो उधर चाइनीज फंस गए बेचारे, दे वर लुकिंग फॉर अ फेस सेविंग सर, कि किसी तरीके से इज्जत बच जाए और हम यहाँ से निकल जाए, कि वो चोट ना पहुंचे चाइनीज इज्जत पे, कोई ये ना बोल पाए कि साहब डर के मारे भाग गए। तो इन्होंने ओपनिंग देखी, चुपचाप खिसक ली वहां से। हाँ, लेकिन इज्जत तो बची नहीं, चारों तरफ इनकी थू तो होगी। दुनिया ने इससे सबक ले लिए। जी बिल्कुल। और जो हमारे जो उनके जो टू फ्रंट वाले जो साथी थे, उनके ऊपर क्या असर पड़ा सर? टू फ्रंट वाले साथी बेचारे किराए के लोग हैं, तो वो बड़ा और उनके कुछ हिमायती जो कश्मीर में थे, वो बड़ा बोल रहे थे साहब कि चाइना आ गया है वहां पे, तो 370 और 35 से जो है चाइना दोबारा बहाल करवा देगा और हमें आजादी दिलवा देगा, कोट अनकोट, जो इनकी सो कॉल्ड आजादी है। और पाकिस्तान को बड़ी उम्मीद थी। अब पाकिस्तान का एक, आपने पूछ ही लिया, आपने एक ताज छेड़ दिया सर, तो मैं आपको बता ही दूं 2 मिनट लेके। पाकिस्तान का बिल्कुल, बड़े आराम से। पाकिस्तान का सर एक बड़ा एक जहनियत है, खास एक माइंडसेट है पाकिस्तान का, जो कि आम इंसान जो कि
रोटी सब्जी खाने वाला इंसान है, वो समझ नहीं सकता पाकिस्तान का माइंडसेट। बड़ा मुश्किल है। मैं तो डेली पाकिस्तान ही को स्टडी करता हूँ। सर पाकिस्तान का ये है कि वो लोग खुद कुछ ना करके हर समय उनको ये लगता है कि कोई मसीहा आएगा आसमान से जो उनको बचाएगा। वो कभी कभी वो मसीहा अमेरिकन होता है, कभी कभी वो सऊदी अरेबिया का होता है सर, कभी कभी वो चाइनीज होता है, वो कोई भी होता है, वो एक मसीहा आएगा जो उनको बचाएगा। तो पहले उनको लग रहा था कि कश्मीर उनको अमेरिकन दिलवाएंगे, फिर उनको बोला कि सऊदी अरेबिया या ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन दिलवाएगा, फिर उनकी उम्मीदें वाबस्ता हुई भाई चीन दिलवाएगा। अब किसी ने दिलवाया नहीं, तो वो बड़े डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं सबसे, और फिर कहते हैं कि धोखा दिया चीन ने, धोखा दिया अमेरिका ने, हमारा फायदा उठाया। तो ये उनका माइंडसेट है सर एक। ये वो तो पुराना माइंडसेट है। वो कहा ना कि पाकिस्तान इज नॉट अ टेरिटरी, इट इज एन आइडिया। तो वो जो उस आइडिया में ही चलते हैं, उनको गुलाम होने किया जाता है। आजकल अब तुर्की है लेटेस्ट। एक्चुअली सर मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं ये कहता हूँ कि इट्स नॉट एन आइडिया, पाकिस्तान इज नॉट अ कंट्री, इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड। जब कोई पागल होता है हम कहते हैं पाकिस्तानी हो गया, या अजीब व गरीब जो हरकतें करता है ना, इट्स अ स्टेट। वो एक दिमागी हालत है। पाकिस्तान एक देश नहीं है। बिल्कुल सही है। पाकिस्तान जिसको कहते हैं ना कि साहब की अपने आप को वो जंगजू कौम मानते हैं। जंगजू कौम है, उनके हर वक्त उनके जंगजू कौम लगी रहती है कि ये तो काफिर हैं और हम एक जो है वो 10 के बराबर हैं। और आजकल तो उनकी जो ऑफिशियल मिलिट्री डॉक्ट्रिन्स है, उनकी जो ग्रीन बुक है, उन तक में ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं। तो अब ऐसी आर्मी तो बची नहीं है, तो वो लश्कर हो गया, इस्लामी लश्कर हो गया लगभग, ऐसा लगता है। उन्होंने अपना मोटो भी चेंज कर लिया है, मोटो भी उन्होंने कर लिया है साहब, ईमान तकवा और क्या, जिहाद फी सबीलिल्लाह। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं सर, अगर हमारे पास 2 मिनट हैं, ये हमारे पास आराम से समय की कोई कमी नहीं है जी सर। हमारे पास मैं बताता हूँ कि इनको यही बताया गया था। इनका जो आपने बोला ना, इनके डॉक्यूमेंट में लिखा गया है, इनका एक्चुअली मैं आपको बताऊं, दिमागी तौर से मैं ऐसे कोई, आई एम नॉट मेकिंग लाइट ऑफ दिस मोमेंट, या मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मैं आपको इनका एक्चुअली दिमाग खराब हो रखा है। इन्होंने 1965 में ये बोला, एंड एक्चुअली 1965 में सर इनके क्रश इंडिया के स्टिकर्स लग रहे थे गाड़ी में। 71 में भी लगे, पर ये सिलसिला शुरू हुआ था 1965 में, क्रश इंडिया करके। तो इन लोगों ने अपने फौजियों को बोला, अपने सिपाहियों को बोला कि तुम इंडिया जाओगे तो तुम चिंता मत करो, एक पाकिस्तानी मुस्लिम सोल्जर है वो 10 इंडियन हिंदू सोल्जर्स के बराबर है। इन्होंने कोई अपना दिमाग में रेशियो निकाला सर अपना कि इसके बराबर है। नहीं, तो वो तो कुरान में लिखा हुआ है साहब, ऐसी क्या बात है। जी, पर इन लोगों ने क्या करा कि इन लोगों ने एक्चुअली बोला सर अपने सिपाहियों को कि तुम जाओगे और तुम जाना फिर वहां पे, और तुम एक थप्पड़ मारोगे 10 गिर जाएंगे, वो तो छोटे छोटे काले काले हैं, उनके बस का तो है नहीं लड़ना। तुम जाओगे, तुमसे वैसे ही डर जाएंगे, एक थप्पड़ मारना 10 हिंदू सोल्जर गिर जाएंगे। वो आ गए सर बेचारे वो लपेटे में आ गए, वो अंदर घुस गए इंडिया के सर। जब इंडिया में घुसे सर, उनकी मुलाकात हो गई जाट रेजिमेंट से। जाटों ने सर जो इनको दौड़ाया है, तो ये लोग गए फिर अपने कमान अधिकारी महोदय के पास, पूछा कि सर आपने तो बोला था छोटे छोटे ये कहां के 6-6 फुट के ये इंडियन आ रहे हैं, आपने झूठ बोला था हमको। तो ये बहुत पिटे हैं, ये ऐसे ही झूठ अपने लोगों को बोल के, और झूठ बोल बोल के इन लोगों को बोलते हैं। अब जैसे कश्मीर में भेजते हैं आतंकवादी, जो कश्मीर में जाएगा सर आतंकवादी पाकिस्तान से अगर घुसता है, वो उसको ये बोला जाता है कि कश्मीर में जो मुस्लिम्स हैं उनको नमाज नहीं पढ़ने दी जाती और मस्जिदों को तोड़ दिया जाता है और कुरान शरीफ के साथ बदसलूकी। जब वो लोग आते हैं यहाँ पे, एक ने तो इसलिए सरेंडर करा सर क्योंकि उसको दिख गया था वहां पे कि आजान पड़ी जा रही है मस्जिद में, उसने सरेंडर कर दिया। उसने बोला यार ये तो झूठ बोल रहे थे मुझसे, यहाँ पे तो नहीं, ये मुझे अभी मैं हंडवाड़ा गया था तब मुझे पता लगा, ये रियल लाइफ स्टोरी है। वो 2 दिन जंगल में छुपा रहा, गांव के बगल में जंगल था, और सर 2 दिन उसने देखा कि मस्जिद में 5 वक्त की आजान है। वो आर्मी के कैंप गया, आर्मी के कैंप के सामने अपनी AK-47 डाली, कह रहे बेवकूफ बना रहे हैं मुझे, मैं नहीं लड़ रहा, मुझे तो बोला था कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं,